हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 12th बोर्ड बूस्टर 2.0 में लेक्चर नंबर 6 which is on the करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs। जी हां, लास्ट क्लास में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में। 4 घंटे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने इन्वेस्ट किए थे अपने। आई होप कि आप सभी ने देखा हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने उस क्लास को खत्म भी किया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल कि आपने इतना बड़ा सेशन, 4 घंटे का सेशन कंप्लीट किया है। सो बेटा, यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आप सभी के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूं। आई एम मेकिंग श्योर कि आप सभी को मैं अपने बोर्ड एग्जाम के गोल के तरफ लेके जाऊं। समझ में आ गया? सो हियर वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर वेरी हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कम ऑन गाइस। सो आज हम आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें से MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर ज्यादा आता है। अब whenever you get the questions kind of MCQs और very short answer, you need to know the concept। आपको कुछ रट्टा मार के इस चैप्टर से अचीव नहीं कर पाओगे। So this is very important बेटा कि आप ये समझे। हमने इस चैप्टर को 3 घंटे से 2.5 घंटे में खत्म कर सकते थे। पिछली क्लास में 1 शॉट को मैं 2.5 से 3 घंटे में करा सकता था, बट ऑन योर डिमांड मैंने अपने 4 घंटे का एफर्ट्स डाला। मैंने उस चैप्टर को एकदम बारीकियों में कराया। उस चैप्टर में मैंने हर एक चीज कराई, क्यों करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है, एंड एवरी डैम थिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझे। आप इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं उसको ध्यान से देखें, क्योंकि दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर एग्जैक्टली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, और उसके अलावा मैं आप सभी को इसका फॉर्मूला लिस्ट भी कराऊंगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन? बेटा, क्या आप तैयार है इस सेशन के लिए? ठीक है, मुझे देखो, कई सारे बच्चे पहले ऐसा कहते थे कि सर 1.5 घंटे का ही सेशन दो, 1 hour 45 मिनट का ही दो, वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स टू डू। बट धीरे धीरे आप लोग इतने सीरियस हो रहे हो बोर्ड एग्जाम को लेके कि यू गाइस आर डिमांडिंग मोर कि सर हमें और डिटेल में पढ़ाओ, मैं और डिटेल में पढ़ाओ। वी वांट टू लर्न द कांसेप्ट एंड दैट इज व्हाट आई कंसीडर एज माय अचीवमेंट। जब ये बैचेस में पढ़ा रहा था मैं, तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि सर बोर्ड एग्जाम का टाइम है, आप ऐसा करना कि बच्चों को मोटिवेट ज्यादा करो, थोड़ा बहुत फन लाओ अपने पढ़ाई में, या फिर इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चे एंजॉय करें ज्यादा। देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मैं अगर बहुत अच्छा आपको पढ़ाऊंगा ना, आप वैसे ही एंजॉय करने लगोगे। ठीक है? यू स्टार्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है? तो मैं अपने क्लास का ज्यादा से ज्यादा टाइम उस चीज में डेडिकेट करूंगा जिससे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा पाऊं, जिससे मैं आपको फिजिक्स अच्छा पढ़ा पाऊं, जिससे मैं आपके लिए फिजिक्स इजी बना पाऊं। ना कि उसके लिए कि मैं आप सभी के साथ मजाक करूं या कोई जोक बताऊं या कोई शायरी बताऊं। नो बेटा, आई विल नॉट डू विद दिस थिंग। ओके, आई एम नॉट एट ऑल अग्रीइंग विद दिस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के बाद में मुझे चाहिए आप मुझे अभी के लिए याद ना रखें, मुझे चाहिए आप मुझे बोर्ड एग्जाम के बाद में अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखें। देयर आर सो मेनी टीचर्स इन माय लाइफ, लेकिन मुझे याद होते कुछ 2 से 3 टीचर ज्यादा कि ये टीचर है जिनको मैं याद रखता हूँ, उन टीचर को मैं एडमायर करता हूँ, उन टीचर जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ गया? सो मैं आप लोगों के लिए वही रोल मॉडल बनने चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको अगर मैं पूरा ना पढ़ाऊं, कुछ चीजें स्किप करूं, कुछ चीजें आपको ऐसे तैसे मस्ती मजाक करके हटा दूं, आपको शायद अभी अच्छा लगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करते हो, मेरी वजह से आपका स्कोर कैसा आता है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कैसा स्कोर करते हो, उसके बाद में आप कैसी ड्रीम कॉलेज लेके जाते हो, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप अभी कितना डिटेल में पढ़ रहे हो। समझ में आ गया? एंड आई एम पार्ट ऑफ योर जर्नी, आई एम पार्ट ऑफ योर गोल।
सो आई वॉन्ट टू मेक इट वर्थ। क्या आप रेडी है अपने गोल को अचीव करने के लिए? क्या आप तैयार है अपनी जर्नी को अचीव करने के लिए, जो भी आपको चाहिए लाइफ में? आर यू गाइस रेडी फॉर इट? कम ऑन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस 12th बोर्ड बूस्टर 2.0 का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सेशन। ओके, कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? सो हियर वी गो फॉर द पीवाईक्यूज। हम इसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी इस चैप्टर में है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं पहले आपको थोड़ा बहुत इस एनालिसिस से और डिटेल में बताऊं। देखो, ये ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पे बहुत ज्यादा लिटरली बड़े बड़े क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। व्हेन देयर आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें आपको लिटरली कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। आप सभी को लगता होगा एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, इजीली डुएबल है। नहीं, मुझे ऐसा फील होता है, और दिस इज द राइट थिंग बेटा, कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है ना, वो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है। इसीलिए एक आपके लिए टिप है मेरे साइड से कि व्हेनेवर यू अटेम्प्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको हमेशा बड़े बड़े मार्क्स वाले सवाल पहले करने हैं, छोटे छोटे 1 मार्क वाले एमसीक्यू, 1 मार्क वाले वेरी शॉर्ट आंसर लास्ट में करना है। समझ में आ गया? दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल सेव योर टाइम, सेव योर एफर्ट्स, एंड आपको टेंशन भी नहीं रहेगा लास्ट में जब टाइम खत्म होने आएगा, आपका पेपर कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो कलर देखो कितने ज्यादा दिख रहे हैं। एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर। एमसीक्यूज देख रहे हो कि नहीं, कितना ज्यादा एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर, दोस आर लिटरली कंसेप्चुअल थिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है क्या नहीं। कई सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे लास्ट क्लास में कि सर आप हमें बताओ कि इसमें से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझे कि इसमें से कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा आती है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो इसमें से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। सीरीज और पैरेलल सेल का डेरिवेशन, ये दूसरा ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, इन सबकी डेफिनेशन, ये बहुत ज्यादा पूछी गई है। फिर आपको कुछ कुछ उसके ऊपर जो डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पूछे गए। एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा इसमें पूछे गए, और एमसीक्यूज केवीएल केसीएल पे भी ज्यादा करके आते हैं। ठीक है, मैं भी आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर्मूला लिस्ट बनाने के बाद में, जो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जिसके लिए आपको कंसेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। कम ऑन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेस क्लास? कम ऑन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। भले ये सेशन रिकॉर्डेड है, मैं आप सभी के सामने अभी चैट बॉक्स में लाइव हूं। कम ऑन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी? Yes, so here we go for the formula list, and formula list starts with very basic and very simple thing, charge. चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, कम ऑन एवरीवन, क्यू से रिप्रेजेंट होता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वेयर ई का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको भूलना मत। चार्ज के बारे में आपको समझ गया। अब दूसरा, चार्ज के बाद आता है करंट। करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कम ऑन एवरीवन, रिपीट आफ्टर मी। भले कोई भी आपको देख रहा हो, आपका ड्यूटी है कि जब आप ये क्लास देख रहे हो, आप अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दो इस क्लास में। आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, पूरा फोकस यहां होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन। सो यहां है हमारे पास नेक्स्ट टर्म इज करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। करंट इज मैं कुछ बोलूं उसके पहले आपको उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई का फॉर्मूला एक्चुअली आप लिख सकते हो क्यू बाई टी, या आप एक्चुअली लिख पाओगे डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये करंट का यूनिट क्या होता है? ऑल दिस थिंग्स यू नो। नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलो या वोल्टेज बोलो, एक ही बात हो गई, तो हम पोटेंशियल लिखेंगे अच्छे से। और पोटेंशियल को आप वी से रिप्रेजेंट करते हो। व्हाट इज पोटेंशियल? कम ऑन एवरीवन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। याद रहेगा इन सब का यूनिट, और ये सब तो आपको पता ही है। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे हमने पोटेंशियल बात कर दिया, करंट बात कर दिया। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। ओहम ने हमें रिलेशनशिप दी थी करंट और वोल्टेज की, और वो करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप है V इज इक्वल टू आई आर।
वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज व्हाट बेटा, आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम v इज इक्वल टू आई आर से i इज इक्वल टू v बाय आर, यहां पे लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, v बाय आर लिख सकते हैं, और r इज इक्वल टू v बाय i भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें इसी को रीअरेंज करके बनाई गई है, ठीक है। तो आप ओहम्स लॉ अकेले को याद रखिए, इससे ये बनाना आपकी इच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म इज व्हाट बेटा, आपको इसमें r जो है ना उसको समझना है। r इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, रेजिस्टेंस। r को क्या बुलाते हैं हम, रेजिस्टेंस बुलाते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, कम ऑन एवरीवन। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से लिखते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि क्या, जिसमें लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर सब आ जाए, तो वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का यूनिट तो आपको पता ही है, ओहम होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट क्या है बेटा, ओहम है। ये चीज को मत मिस आउट करिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये रो जो है ना बेटा, रो, दैट रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। उस रो को हम क्या बुलाते हैं, रेजिस्टिविटी बुलाते हैं। रेजिस्टिविटी, कम ऑन एवरीवन, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो का यूनिट क्या है, रो का यूनिट क्या है मैं बताता हूं, पहले फॉर्मूला बनाओ। आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आपको लगेगा रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड एरिया एंड लेंथ, ये सब नहीं नहीं नहीं। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल, कॉपर है उस पर डिपेंड करेगा, सिल्वर है उस पर डिपेंड करेगा, समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच का फॉर्मूला इज रो एल बाई ए, जिसका यूनिट कम ऑन एवरीवन, इसका यूनिट इज ओहम मीटर, याद रहेगा। अब आपको मैं दो टर्म यहां बताता हूं जो शायद आपको यूज भी हो जाए। एक है कंडक्टेंस, व्हाट इज दिस बेटा, एक है, सॉरी, आई होप आई एम ऑडिबल इनफ, ओके। अब है दूसरा है कंडक्टेंस। दूसरा क्या है बच्चा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है वन अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होता है, वन अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं वन अपॉन कैपिटल आर ही लिखूंगा, ठीक है। और कंडक्टेंस जो है उसका यूनिट भी होता है कुछ, देयर इज सम यूनिट ऑफ इट, और इसका यूनिट होता है बेटा वन अपॉन ओहम। लिखो, ये वन अपॉन ओहम को एक्चुअली आप मो लिख सकते हो, ये सिंबल है उसका, जिसको आप MHO मो बुलाते हो। समझ में आ गया, याद रखो इसको क्या बुलाते हैं, मो। तो आप खुद लिख लेना, ये मैं बोर्ड पे दूसरी चीजें लिखनी है इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूं। then there is a next term which is called as conductivity, there is called as conductivity। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, सिग्मा इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज रो, वन अपॉन रेजिस्टिविटी। अब ये इसका यूनिट क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। इसका यूनिट होता है वन अपॉन ओहम, वन अपॉन मीटर। वन अपॉन ओहम हो जाता है मोहो, वन अपॉन ओम क्या हो जाता है, मो हो जाता है, और मीटर का हो जाता है मीटर इनवर्स, वन अपॉन मीटर ना, तो मीटर इनवर्स। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज कैसे हुआ। तो दिस इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी आपको काम आ सकती है ना। हियर वी गो अहेड। हमें अगर बोला जाए कोई भी मटेरियल दिया है या तो कोई भी सेल दिया है, ठीक है, सेल क्या प्रोड्यूस करता है मुझे बताओ, सेल क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। ईएमएफ क्या कोई फोर्स है क्या, नहीं। ईएमएफ क्या है बोलो, ईएमएफ इज नॉट अ force. EMF is not a force, it is a potential difference only, but this is the potential difference which is created in a circuit. Who creates the potential difference in the circuit? Cell creates it. यार आपको पता है ये, जिन्होंने भी बेटा पहला क्लास इसके पहले का सेशन नहीं देखा, this becomes very much difficult for them to understand, लेकिन जिन्होंने वो क्लास देखा है उनके लिए सारी चीजें बहुत आसान है। अच्छा, मैं ये EMF सब बताने के पहले मैं रेजिस्टिविटी का वेरिएशन बताता हूँ विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर, ठीक है,
इसके लिए आपको याद रखना है हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होता है, एक होता है पीटीसी। तो फॉर पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले मटेरियल, जिनको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं। यूजुअली ऑल कंडक्टर्स आर पीटीसी, याद रहेगा। तो आप उन्हें कंडक्टर्स बोलो या पीटीसी बोलो, इट रिप्रेजेंट्स वन सेम थिंग। अभी इसमें आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर कैसे वेरी होती है। रेजिस्टिविटी वेरीज आर फाइनल या तो रो फाइनल यानी रो टू विल बी इक्वल टू रो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, where alpha is temperature coefficient. Alpha is called as what beta? Temperature coefficient. Come on everyone, आप मुझे कंप्लीट करने चाहिए। What is alpha? Alpha is temperature coefficient. आप चाहो तो आप ये सेम फॉर्मूला जो है उसको रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हो। सेकेंड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, याद रहेगा। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसमें इसी इक्वेशन को थोड़ा बहुत रीअरेंज करके हम दूसरे फॉर्मूलेज लाते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में कराया है, बट आप अल्फा का फॉर्मूला बना सकते हो। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन डेल्टा टी। ठीक है, ये रो टू इज सेकेंड टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, रो वन इज फर्स्ट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, रो वन इज इनिशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसी को आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। समझ में आ गया? R2 माइनस R1 इज R1 डेल्टा टी। अब आप इसमें और कुछ चीजें भी याद रखेंगे। इसमें और चीजें क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। ये अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कई बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। आप इतना बहुत माइंड मत करिएगा इस चीज को, इट इज ओके, नाम से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखा हुआ होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, पता है आपको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट होता है 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन भी बोल सकते हो। हम उसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, बाकी उसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखने आना चाहिए। ये फॉर्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप लिख सकते हो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू अल्फा डेल्टा टी, या चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हो जहां जहां जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि वो एनटीसी है, इफ इट इज गिवन दैट इट इज फॉर एनटीसी के लिए बात करो या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए, तो रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस अल्फा विद माइनस अल्फा। जहां जहां अल्फा है वहां माइनस अल्फा डाल दीजिए। यहां माइनस साइन, यहां माइनस साइन, खत्म। आपको ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको टेंशन मत लीजिए, इसी इक्वेशन को यहाँ पे बीच में माइनस साइन यूज कर लीजिए। एनटीसी के लिए क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट आपको आए तो पता होना चाहिए कि वहां सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करिएगा, जो भी है। बाकी फॉर्मूलेज वही रहने वाला है, बस अल्फा बिकम्स नेगेटिव। किस में? एनटीसी में। कौन एनटीसी कौन होता है पता है? एनटीसी कौन होता है पता है आपको? सेमीकंडक्टर्स यूजुअली एनटीसी होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना बेटा, वो एनटीसी होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? कम ऑन एवरीवन, सो आई होप आपको ये चीज भी समझ गई। नाउ वी गो ऑन अनदर थिंग। अभी आपको दूसरी एक चीज सीखनी है। अरे कलर नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे देखो, हमें एक और चीजें यहाँ पे जाननी है, which is EMF। yes, you got it right। आपको अगर कोई सेल है which is आइडियल सेल, ठीक है, आइडियल सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, आप उसमें यहां पे लेट्स से ये है हमारे पास में, एक सेकेंड, हमारे पास अगर हमारे पास कोई आइडियल सेल है, कम ऑन एवरीवन, आइडियल सेल, ठीक है, आइडियल सेल जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसे आप E लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज सामने रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको पूरा का पूरा पोटेंशियल दे भी देता है। तो ये रेजिस्टेंस R है, और इस रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल डिफरेंस देना है
वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू कैपिटल R। समझ में आ गया? और इसी को आप V भी बुलाते हो, तो यहाँ V इज इक्वल टू E भी बोल सकते हो, E इज इक्वल टू V भी बोल सकते हो। आपकी इच्छा है, जो यहाँ पे दोगे वही यहाँ पे मिल जाएगा। ये EMF जो प्रोड्यूस करेगा वही EMF वहां मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू एक्चुअली V, और V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विच इज IR। तो आप जो भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आइडियल सेल में देयर इज नो इश्यू। बट बात आती है जब हम बात करते हैं रियल सेल्स की। रियल सेल जो होता है ना बेटा, रियल सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पता होगा अभी तक तो, है ना। मैंने पिछले क्लास में ये ईएमएफ वाला कंसेप्ट बहुत डिटेल में सिखाया है। तो रियल सेल में क्या होता है, यू हैव सम सेल एंड इट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस अलोंग विद इट। उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल के बाजू में सीरीज में बना दिया जाता है, बट ये सेल के अंदर की बात है। तो सेल एक्चुअली अभी ना, यहां जो ये था सेल हमारा इतना था, ये हमारा सेल था। अब यहां हमारा सेल जो है वो ये है, दिस इज आवर सेल। समझ में आ गया? द सेल हैज टू थिंग्स, वन इज ईएमएफ, वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? और जो भी यहां पे बाहर मिलेगा, दैट बाहर जो मिलने वाला है वो तो अभी भी I इंटू कैपिटल R ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके अक्रॉस कितना करंट जाता है ना। ये सर्किट में करंट जाएगा। अगर कोई आप सर्किट बना रहे हो जिसमें करंट बनाना है तो करंट के लिए ऐसा एरो देना कंपलसरी है। इफ दिस एरो इज नॉट गिवन, वी कंसीडर देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, थ्रू द कंडक्टर और थ्रू द वायर, तो हमारे लिए वो आंसर कैंसिल कर देते टीचर्स, उसका मार्क्स नहीं देते। ये करंट का एरो कोई भी सर्किट में होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। अब ये सेल कुछ प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ, वही जो सेल के बाहर निकलेगा ना, सेल के बाहर क्या निकलेगा, जो इसने प्रोड्यूस किया और जो उसका खुद का रेजिस्टेंस खा गया वही बाहर निकलेगा। बाहर जो मिलता है वो V लिखा जाता है, और ये V ही सेल के भी बाहर मिलता है। तो आप याद रखिए कि V की वैल्यू IR तो है ही, लेकिन यहां हमें बाहर जो मिलेगा इन दो पॉइंट के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को मैं टीवी लिख रहा हूं बेटा, आप याद रखिएगा, टीपी भी लिख सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल। आप प्लीज इसको पूरा लिखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है, मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में करा चुका हूं। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, इसने कितना जनरेट किया, ईएमएफ ई जनरेट किया, उसमें से उसका खुद का रेजिस्टेंस ही कितना खा गया, तो उसके खुद के रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। तो I इंटू स्मॉल r, तो माइनस I इंटू स्मॉल r, ये उसका खुद का रेजिस्टेंस खा गया। ये है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल पे जो मिलेगा वही तो बाहर मिलेगा, तो वही है V। तो V ही टर्मिनल वोल्टेज है, विच इज E माइनस IR। याद रखिएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दूं तो V की जगह IR सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन एक काम करो, I को यहां ले, IR को यहां ले लो, तो E बिकम्स व्हाट बेटा, E बिकम्स V माइनस V प्लस IR, है ना, सॉरी V प्लस I इंटू स्मॉल r। अब V की जगह V सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। I कॉमन, E बिकम्स व्हाट, I कॉमन, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आपको अगर ये करंट चाहिए जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, उसमें अगर आपको करंट की वैल्यू चाहिए तो करंट इज ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। याद रहेगा बेटा। तो मैं अभी थोड़ी बहुत चीजें इसमें से हटा देता हूं, यहां पे मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। E बिकम्स व्हाट, सॉरी, E बिकम्स व्हाट, ठीक है। E क्या होता है, V प्लस IR, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत कम यूज होगा अल्टीमेटली, बट हाँ। और E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपको चाहिए तो आप इसमें से करंट का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। करंट का फॉर्मूला इज व्हाट बेटा, कम ऑन एवरीवन, करंट का फॉर्मूला इज व्हाट, करंट इज इक्वल टू, यस बेटा, वेरी नाइस, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, जैसे सॉल्व एग्जांपल में ही एक क्वेश्चन है इसके, उस सवाल में ये पूछा गया है कि, सॉरी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में इसका एक सवाल है जिसमें बोला है कि बताओ कि ये जो सर्किट है, इट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ईएमएफ E, व्हेन विल बी द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब बाहर का रेजिस्टेंस 0 हो, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू 0 डाल दो, डिनोमिनेटर जो है वो छोटे से छोटा हो जाएगा, करंट जो है वो बड़े से बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिए, करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए कैपिटल R को 0 डालिएगा। ये चीज के ऊपर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, प्लीज याद रखिए। फॉर द मैक्सिमम करंट आउट ऑफ दिस सर्किट
टेक कैपिटल आर एज 0। प्लीज यार इसको लिख लीजिए बेटा, आपको ये बुक में भी ये जहां ये फॉर्मूला लिखा ना उसके नीचे वहां ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, प्लीज इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास में सारी की सारी यहाँ की टर्म आ चुकी है, आई का फॉर्मूला आ चुका, ये ई का फॉर्मूला, ये वी का, ई का दूसरा फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई आर, वही है। अब आपको कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हमारे पास एक सेल है, सीरीज कनेक्शन में सेल है, सीरीज सेल्स इन सीरीज के लिए हम बात करेंगे। हमारे पास अगर कोई सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये दूसरा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, याद रखिए। तो ये सेल का ईएमएफ E1, इसका रेजिस्टेंस R1, ये सेल का ईएमएफ E2, इसका रेजिस्टेंस R2। तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड है, लेकिन आपको अभी ये दोनों सेल को कंबाइन करके एक नया सेल बनाना है। इन दोनों सेल का कॉम्बिनेशन आपको एक नया सेल देगा, और उस सेल का ईएमएफ जो है वो आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे ई की जगह पे, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके हम एक नया रेजिस्टेंस बनाएंगे, और वो नया रेजिस्टेंस आप इन सारे फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? एवरीथिंग रिमेन सेम, बस हमारा जो ई इक्विवेलेंट होगा ना वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, और इस केस में ई इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2। अगर दो सेल एक दूसरे के उल्टी पोलैरिटी, ये देखो यहां पे कैसा कनेक्टेड है, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो E1 प्लस E2, E2 उल्टा है तो प्लस E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ में आ गया? और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। सीरीज में होता है तो क्या खास बात होती है पता है, जो करंट पहले में से जाता है वही करंट दूसरे में से भी जाता है, इसीलिए सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली सीरीज कनेक्शन के जैसे ऐड हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दोनों सेल का कंबाइंड ईएमएफ इतना है, दोनों सेल का कंबाइंड नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। आप ये सारे फॉर्मूले में ई की जगह ये ई इक्विवेलेंट डाल दो, आर की जगह ये आर इक्विवेलेंट डाल दो, एंड इट इज डन बेटा। समझ में आ गया? इट इज डन, इट इज डन। याद रहेगा सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, याद रहेगा। अब दूसरी बात है हमारे पास यहाँ पैरेलल कनेक्शन की। अब हमें पैरेलल के लिए बात करनी है। कम ऑन नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल थिंग। यहां पे करता हूं, ठीक है। पैरेलल सेल्स इन पैरेलल, अगर हमारे पास दो सेल है, लेट्स से इफ वी हैव टू सेल्स, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास यहां दो सेल है, एक ईएमएफ E1 जिसका पहले का ईएमएफ E1 लिखता हूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 लिखता हूं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो आपको वापस ई इक्विवेलेंट अगर कोई निकालने बोले, इफ इट इज आस्क्ड कि यहां पे ई इक्विवेलेंट निकालो, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बस एक सिंपल सी काम करनी है बेटा। यहां पे E1 मल्टीप्लाई बाय R2, E2 मल्टीप्लाई बाय R1। कम ऑन एवरीवन, यहां पे हम क्या लिखेंगे, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन कम ऑन एवरीवन अपॉन, यस। मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं तो आपको जगह बचेगी। हाँ, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन R1 प्लस R2, ठीक है। ये नेट ईएमएफ है, दोनों ईएमएफ को कंबाइन करके ये नेट मिलेगा आपको। अगर ये सेल उल्टा लगा है तो माइनस बीच में ले लो। समझ में आ गया? दोनों सेल एक दूसरे के उल्टे हैं तो माइनस ले लो, यहाँ पे बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस, नीचे न्यूमरेटर में ही माइनस। सिर्फ ई की वैल्यू नेगेटिव है, आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। रेजिस्टेंस ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है वो दो ही रेजिस्टेंस है, इसलिए अदरवाइज अब ज्यादा हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा कर सकते हो। और आपको अगर यहाँ पे नेट ईएमएफ चाहिए, आपको अगर नेट ईएमएफ चाहिए दो से ज्यादा सेल के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला 1/E इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। बोलता हूं मैं, यहां पे लिख के देता हूं, आप भी ऐसा लिख लो। दो से ज्यादा सेल के लिए क्या है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। आप ऐसे जितने भी सेल है उनके लिए कर सकते हो इफ मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबके लिए ऐसा इक्वेशन बना, इसको सिंप्लीफाई करो। दिस बिकम्स टीडियस, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा सवाल बोर्ड्स में नहीं आते, मतलब इसके ऊपर सवाल दो से ज्यादा के ऊपर सवाल नहीं आते। और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज 1/R इक्विवेलेंट। हम दो के लिए ही बात करें इसलिए उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब
यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इफ आपको पूछा है कुछ, इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे ये दोनों सेल जो है वो सेम वैल्यू के हो सकते हैं, सिंपल ऐड हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, उल्टा, ये उल्टा है तो यहां माइनस, ठीक है, ये यहां में से एक कोई उल्टा है तो यहां माइनस। दूसरी चीज, दोनों आपको बोल दिया कि सेम वैल्यू के हैं, बट उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहां पे ई और ये ई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बोला दोनों सेम वैल्यू के हैं, दोनों के पास नेट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों आइडियल सेल है। अगर ये दोनों का ईएमएफ सेम है और ये दोनों आइडियल सेल है, मतलब कि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो आप आराम से यहां पे नेट ईएमएफ जो कोई भी एक की वैल्यू है वो लिख सकते हो। मैंने आपको पिछले क्लास में कराई भी थी कि अगर हमारे पास एक सेल है, ये भी एक सेल है, और दोनों की ईएमएफ की वैल्यू ई है और ये दोनों आइडियल सेल है, तो नेट ईएमएफ ई ही होता है। अगर आपके पास ये दोनों उल्टे कनेक्टेड एक दूसरे से, एक ऐसा कनेक्टेड है, और तो आपका ये भी ई है, ये भी ई है, तो आपका नेट ईएमएफ 0 हो गया। लेकिन इनकेस आपके पास दो आइडियल सेल है और इसका वैल्यू E1, इसका वैल्यू E2, तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि दे आर डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल, प्लस इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसके पास 0 है, डिनोमिनेटर में 0 प्लस 0 गिव्स यू 0, डिनोमिनेटर बिकम 0, हेंस नेट ईएमएफ बिकम्स इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? तो आप याद रखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि दोनों ईएमएफ हमारे पास जो है, दोनों सेल है वो आइडियल है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट वैल्यू, तो आप उसका ईएमएफ, नेट ईएमएफ नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा, इसको प्लीज भूलना मत, ठीक है? तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है? ये कोई डाउट है आपको इसमें तो बता दो। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने करा दिया। अब आपको एनर्जी और पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, तो पावर के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। पावर जो होता है उसे हम पी से लिखते हैं, पावर का यूनिट वॉट होता है, WATT, जिसको आप कैपिटल W उसका यूनिट लिख सकते हो। नाउ हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। हम इसमें फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सॉरी, हम ये फॉर्मूला यूजुअली इस चैप्टर में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं V इंटू आई, या फिर V²/R, या फिर I²R। समझ में आ गया? इसका यूनिट जो है वो आपको पता है, वॉट होता है, जिसको स्मॉल WATT लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके एनर्जी का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे, ये एनर्जी के लिए कोई फॉर्मूला पूछे, तो एनर्जी का फॉर्मूला E लिखो, और E की वैल्यू में पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख दो, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यूजुअली हम जो इसका यूनिट यूज करते हैं किलो वॉट आवर यूज करते हैं, और 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 10⁶ जूल। याद रखिए, ये 1 किलोवाट आवर का वैल्यू है, यूनिट के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी पावर के जितने भी फॉर्मूले उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आराम से एनर्जी का हर पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप कि आपने ये फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से बनाई है। एक बार इसे आप देख लो, कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है? कम ऑन एवरीवन, प्लीज 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 जल्दी से इसको देख लीजिए। इज देयर एनी डाउट? कूल। चलो, अब मैं आपको यहां पे माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिसिटी कराता हूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इजी। कम ऑन एवरीवन, थोड़ी सी चीज बाकी और हमारा ये चैप्टर का सारा फॉर्मूला हो जाएगा, बट माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाओ, ठीक है? अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें ये कहता है, सबसे पहले आपको यहां एक टर्म समझनी पड़ती है, वो होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J बार। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली J बार जो होता है वो होता है करंट अपॉन एरिया, या फिर आप इसे लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू J बार डॉट A बार, ठीक है? करंट इज J बार डॉट A बार। अब ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसीलिए यहां ये करंट स्केलर क्वांटिटी भी बन जाता है। इसका यूनिट क्या है बेटा? कम ऑन एवरीवन, यूनिट इज करंट अपॉन एरिया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है? दूसरा, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म है हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड। क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमारे पास में कुछ Vd हमारा उसका सिंबल होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो, ड्रिफ्ट स्पीड लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है, हमारे पास इसके दो फॉर्मूला है। एक होता है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला -e टाउ अपॉन m, -e टाउ अपॉन m। दूसरा एक और फॉर्मूला है हमारे पास में। अच्छा, पहले ये टाउ क्या है ये सबके ऊपर बातें कर लो। ये E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टाउ।
टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। जबकि इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली दी होनी चाहिए अगर सवाल आता भी है तो, लेकिन मैं आपको टाउ का मीनिंग समझाता हूं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे सीधा सीधा आगे नहीं जाता, वो एक्चुअली रैंडम मोशन कर करके आगे जाता है। तो जब वो आगे जाता है, किसी से टकराता है, फिर वापस नीचे जाता है, किसी से टकराता है, वापस इधर जाता है, तो बार बार टकरा के अपना डायरेक्शन इधर उधर चेंज करता है। तो जो दो कोलिजन के बीच में टाइम लगता है ना, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगा, ये आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, इसका कोई मीनिंग आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा जाएगा। तो ये टाउ है। अच्छा, यहां ड्रिफ्ट स्पीड के लिए आपको एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, करंट के टर्म्स में है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, सुनो। यहां पे लिख लेता हूं, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशनशिप हो गया ये। अब आप करंट को यूज कर सकते हो, जे ए, करंट का यूनिट, करंट का फॉर्मूला है करंट डेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आप ए कैंसिल कर सकते हो तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी हो गया। तो हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख सकते हैं एन ई वी डी। अच्छा, यहां आपको अच्छा मैंने आपको यहां एन क्या है ना, ये एन वो बता देता हूं सबसे पहले। व्हाट इज एन बेटा? एन इज नंबर डेंसिटी। एन इज नंबर डेंसिटी। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि एन अपॉन वी होता है। ये नंबर डेंसिटी अलग से आपको बता देता हूं, इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, पर वॉल्यूम, वन अपॉन मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है, 1 अपॉन मीटर क्यूब। इसका यूनिट लिख लेता हूं, यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। 1 अपॉन मीटर क्यूब दैट इज मीटर क्यूब माइनस में ऐसा, ठीक है, ये याद रखिएगा, पर मीटर क्यूब या 1 अपॉन मीटर क्यूब ऐसा। अब आपको आई होप कि ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी समझ गया, ठीक है। अब आपको दो तीन चीजें हैं और भी जो याद रखनी चाहिए। एक, हम किसी भी वायर के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कोई भी वायर है जिसका नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, सॉरी हाँ चलो पॉजिटिव यहां है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होती है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में बनती है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्राई करते हैं कि वो जाए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाने की ट्राई करते हैं। वो जिस भी स्पीड से जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो ड्रिफ्ट स्पीड कही जाती है। और वो जिस एक्सेलरेशन से जाना चाहते हैं उस एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, या तो टोटल एक्सेलरेशन होता है माइनस ई अपॉन एम, ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये इनके पास एक्सेलरेशन कितना है, ये है, और उनके पास ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, ये है, ठीक है। और ये कौन सी फोर्स से जा रहे हैं बेटा? तो वो फोर्स अगर आपको कभी पूछ ली जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ई माइनस में ये। अरे यार, फोर्स इज क्यू ई, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव करता है तो फोर्स कितनी होती है, क्यू ई। क्यू की वैल्यू ई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, क्यू ई में हमने ई डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर डेंसिटी एन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी होती है, ये मटेरियल की, ठीक है। ये ए जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इस कंडक्टर का। एल जो होता है वो लेंथ होता है इस कंडक्टर का। और इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ई इंटू एल, ठीक है। इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है। कोई डाउट है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहां आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स घुमा दोगे। और अगर मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो ओहम्स लॉ बताता हूं। ओहम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओहम्स लॉ, ठीक है, वो होता है जे सिग्मा ई बार। J bar is equal to sigma E bar, where sigma is obviously conductivity. ठीक है, सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी। आपको इस कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला भी है, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं।
कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है। आप चाहो तो ये रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। रेजिस्टिविटी इज व्हाट बेटा, इसका उल्टा, रेजिस्टिविटी इसका उल्टा कर दो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लीज, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये कंडक्टिविटी हो गई, ये हो गई रेजिस्टिविटी। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोले माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में, तो आप क्या बनाओगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की जगह रो की वैल्यू डाल दो, तो रो की वैल्यू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, आपको कोई अगर यहाँ पे ओहम्स लॉ की बात करता है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना बेटा। तो आप चाहो तो यहाँ V इज इक्वल टू, V की जगह चलो V की V रखो, R की जगह क्या रख सकते हो? R की जगह तो ये रख सकते हो एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, और ये करंट का करंट ये भी रख सकते हो। आप चाहो तो यहां I अपॉन ए को लिख सकते हो J बार। I अपॉन ए करंट क्या होता है? I अपॉन ए क्या होता है? J होता है। ये J लिख लिया हमने, और J लिख लिया। V को, ये जो L है उसको डिवीजन में डाल दो। ठीक है, सॉरी, L को डिवीजन में नहीं डालेंगे हम। V को लिखो, V को E इंटू एल। V को क्या लिखेंगे बेटा? E इंटू एल। V को लिखो E इंटू एल, तो E इंटू एल विच इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर। अब आप एक्चुअली यहां देख सकते हो ये L L कैंसल हो गया, तो J इज इक्वल टू एम ई एन स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ई। अब यहां आप जो देख रहे हो ना, ये टर्म हम टाउ नीचे भूल गए, सॉरी मैं यहां पे टाउ को लिखना भूल गया, ये टाउ। ठीक है, ये टर्म जो आप देख रहे हो उसी टर्म को मैंने क्या बोला है? रेजिस्टिविटी बोलिए। तो E इज इक्वल टू रो टाउ। रेजिस्टिविटी नीचे आ जाएगी तो कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो E इंटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू टाउ। तो ये मैंने आप सभी के लिए ओहम्स लॉ को प्रूव भी कर दिया। समझ में आ गया? दोनों फॉर्मूले चल सकते हैं। अरे सॉरी, टाउ नहीं, जे जे। अरे ये एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ रो होता है ना, उसकी जगह रो डाल दिया, जे का जे, और वन अपॉन रेजिस्टिविटी यहां नीचे चला जाएगा तो कंडक्टिविटी हो जाएगा, इसलिए E इज इक्वल टू कंडक्टिव सॉरी E इंटू कंडक्टिविटी इज जे बार। तो J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू E। ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे आए, आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, प्लीज इसे अच्छे से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। नाउ वी जस्ट हैव वन लास्ट टर्म अबाउट दिस थिंग। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की एक क्लास टर्म है विच इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तो बहुत बार पूछी है। ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है वो बता देता हूं। मोबिलिटी क्या होता है, आपको उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट होती है, वो होता है ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए। अब ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला लेके आइए। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड की जगह आप म्यू इज इक्वल टू लिख दोगे, ड्रिफ्ट स्पीड का क्या आएगा? माइनस ई टाउ अपॉन एम, और ये नीचे एक और ई तो है ही, ई गेट्स कैंसल, तो म्यू बिकम्स इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। याद रहेगा? तो दिस बिकम्स योर मोबिलिटी। मोबिलिटी का यूनिट क्या हो गया? ड्रिफ्ट स्पीड का मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जो लिखना चाहो, या आप यहाँ पे कूलम सेकंड अपॉन kg ऐसा भी लिख सकते हो। काफी सारे आपके बुक में जो यूनिट लिखा वो आप याद रखिए, दैट बिकम्स द वेरी बेस्ट थिंग। मोबिलिटी का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी मैंने जो भी इसमें से है इसके ऊपर कई सारे सवाल है, वी विल डू इट। ओके, सो प्लीज इसे लिख लीजिए। और अब KVL और KCL की बातें होती है, तो KVL और KCL के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। KVL एक होता है KCL अगर आपको KCL का स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। और एट जंक्शन क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बेटा? एट जंक्शन समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। ये है KCL का स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक होता है KVL,
KVL होता है समेशन ऑफ इन लूप क्लोज लूप समेशन ऑफ EMF एंड IR यानी कि क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। EMF प्लस ड्रॉप इज इक्वल टू 0, ये होता है, ये आपका स्टेटमेंट है विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ये चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो आप C से याद रख सकते हो करंट, C से याद रख सकते हो चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने एक ही याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाता है। ये आपको दोनों के फॉर्मूले बताए, दोनों का साइन कन्वेंशन। इसमें जो जंक्शन पे, अगर ये जंक्शन है तो जंक्शन के टूवर्ड्स अगर कोई करंट आता है तो वो करंट पॉजिटिव, जंक्शन से अवे अगर कोई करंट जाता है तो वो नेगेटिव। इसमें अगर कोई सेल है, सेल को आप फॉलो कर रहे हो और आप माइनस पे जंप कर रहे हो तो ये -E लिखा जाएगा, और अगर आप इसको फॉलो करते वक्त प्लस पे आ गए, प्लस पे जंप कर रहे हो तो +E लिखा जाएगा, याद रहेगा। और अगर वही कोई रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R है, जहां से करंट ऐसे जा रहा है, आप करंट के डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो तो -IR लिखो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो +IR लिखो। इसके अलावा वन लास्ट थिंग, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है बेटा, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। व्हिटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे नेटवर्क है जिसमें एक तरीके से आप बोलोगे कि रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट किया गया है, बीच में गैल्वेनोमीटर भी होता है बट उसका कोई काम अभी, अगर ये कंडीशन इसकी फुलफिल हो जाती है तो गैल्वेनोमीटर का कोई काम होता नहीं है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, तो आपको ये व्हिटस्टोन ब्रिज ये सप्लाई से कनेक्टेड होता है नीचे वाले, बट मेनली हमारा इसका ही काम है। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये उसकी बैलेंसिंग कंडीशन है इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होता है। यहां से कोई करंट नहीं जाना चाहिए बीच में से, उसको हटा देने का। इसमें से कोई 3 की वैल्यू रखो, चौथी की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। दिस इज व्हिटस्टोन ब्रिज एंड हियर वी आर डन विद ऑल द फार्मूलाज। कम ऑन एवरीवन, आई होप कि आपने लिखा हो हर एक फार्मूले को डिटेल में। ठीक है, आप देख सकते हो सारे फार्मूलाज हमने कर लिए, इन्हीं को हम यूज करेंगे बार बार और हम हर एक क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चंस? मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए, तो यहां हमारे पास है सबसे पहला सवाल, व्हिच इज आस्क्ड इन 2021-2022। मैंने जानबूझ के सारे 2020 के बाद के सवाल लिए, 2020 के बाद मोस्टली जितने सवाल पूछे गए सारे मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से भी मिले और दूसरा लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस मिले। लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलता है कि कैसा आता है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200 वोल्ट है। इसके बाद इट इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 100 वोल्ट। कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओहम है। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इन इट 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पूछा है ना, हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। मैं मानता हूं कि टाइम की वैल्यू 1 है, लेकिन है तो नंबर अपॉन टाइम ही ना। समझ में आ गया? टाइम कितना? 1 सेकेंड, तो n/1 ऐसा बोल सकते हो आप। अभी के लिए इसको एज इट इज याद रख लीजिए। ठीक है, अब आप निकालोगे कैसे? V और R के साथ आपको एक रिलेशनशिप पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अच्छा हाँ, करंट का फॉर्मूला याद है ना बेटा, V इज इक्वल टू IR। ये तो पहला फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, ये भी तो याद होना चाहिए। तो यहां पे आप करंट की जगह NE/T भी लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू I की जगह क्या, अच्छा V/R लिख लो, ये हो गया I। अब V/R इज इक्वल टू I की जगह क्या रखोगे बेटा? I की जगह ये उठा के रख दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। अब आप मुझे जरा बताओ, आपको यहाँ पे टाइम ये n/T तो चाहिए ही, यू वांट n/T राइट? आपको क्या चाहिए? n/T चाहिए। देखो वही तो पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 1 है, लेकिन है तो टाइम ही ना। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को यहां डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो V/RE दिस इज योर n/T। तो हमें n/T का फॉर्मूला मिल चुका है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम इज इक्वल टू V/RE। अब V, व्हाट इज V? कम ऑन एवरीवन, V की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 200। R की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 100 इंटू E की वैल्यू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 और ये 2, तो 2 ही बचा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में है 2 और नीचे है 1.6, तो 2 डिवाइडेड बाय 1.6, नीचे 10⁻⁹ 19 ऊपर चला जाता है
10⁻⁹ ऊपर जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम है तो इसका यूनिट पर सेकंड आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है बेटा? आप खुद ये इजी कैलकुलेशन है ना। 2 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज विच बिकम्स 1/8, है कि नहीं? तो आप 1/8 क्या होता है वो फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं? आप उससे इजीली आंसर ला सकते हो और इसका आंसर बहुत इजी टू कैरी है। इसके बाद क्या आप इतना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो? बोलो बेटा। देखो, कराने के लिए मैं थोड़ी देर और एफर्ट्स डालूंगा, आंसर आएगा। लेकिन आपको ये नंबर के साथ खेलना कब आएगा? जब आप खुद एक नंबर के साथ डील करोगे, हाँ कि ना? थोड़ा सा यहां पे टाइम लगेगा लेकिन आप करना सीख जाओगे। अगर मैं आपकी जगह यहां करने जाऊं तो मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत और हिंट देना चाहूंगा। ये 2 का 2 रखो, 1.6 को लिखो 16 इंटू 10⁻⁻1 और ये ऊपर 10⁻⁹ का 10⁻⁹। 2/16 बिकम्स 1/8, हाँ कि ना? तो यहां हो गया 1/8 इंटू ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा 10⁻+1 हो जाएगा। 19 + 1 गिव्स यू 20, तो 10⁻20 1/8 इंटू 10⁻20। समझ में आ गया? अब 1/8 निकालना आसान है यार, अभी भी नहीं आता। 1/4 इंटू 1/2 कर दो। 1/4 0.25, 1/4 0.25 होता है। 1/2 कितना होता है? 0.5, 0.5 इंटू 0.25 कर दो। तो इस काफी सारे तरीके हैं आपको आंसर लाने के, तो आप आराम से निकाल सकते हो उसका आंसर। प्लीज आप इन चीजों को मिस्टेक मत करके आंसर निकालिएगा, जिसका आंसर सिंपल तरीके से 1.25 आ जाएगा। 0.25 इंटू 0.75, 0.25 इंटू 0.5 आता है ना 1.25, ये आंसर। ठीक है, पावर्स का तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज 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 इस तरह से आप आंसर निकालेगा। आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस आपको खुद को करने की प्रैक्टिस डालनी होगी बेटा। मैं आपको कितना भी कराऊं सब कुछ सफिशिएंट इनसफिशिएंट रहेगा, और वो मेरी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। सो यू हैव टू लर्न टू डील विद नंबर्स। समझ में आ गया? कम ऑन, प्लीज प्रॉमिस मी, आप हर एक कैलकुलेशन खुद करेंगे। ठीक है, चलो सिंपल मैं बना दूंगा लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। n नंबर डेंसिटी, e चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टाउ टाइम रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ है। अरे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, लिख दो क्या होता है रेजिस्टिविटी का मीनिंग। हाँ हाँ हाँ, क्या होता है? कम ऑन एवरीवन। तो ये रेजिस्टिविटी का जो मीनिंग होता है वो आपको यहां लिख देना है, उसके बाद आप सिंपल सा फॉर्मूला बना पाओगे। रेजिस्टिविटी के लिए आपको यहां पे लिखना है m अपॉन, कम ऑन एवरीवन, m अपॉन, याद करिए, n e² टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, n e² टाउ अपॉन m। आपको ये कंडक्टिविटी, उसका उल्टा 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, हो गया कि नहीं? अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज ρL/A, रो की जगह रो, m अपॉन n e² टाउ L अपॉन A, दिस बिकम्स योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, क्या है? mL n e² टाउ A, mL n e² टाउ A। हो गया ना सेकंड वाला? अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें एटलीस्ट न्यूमरेटर में L और डिनोमिनेटर में A हो। यहां पे उल्टा है, नहीं, यहां पे सीधा है L अपॉन A। यस, ये हो सकता है, ये A ही है, सिर्फ L नहीं है। ठीक है, थोड़ा चांस कम है इसका। A अपॉन L उल्टा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको नहीं याद आया ये टर्म्स एग्जैक्टली, तो भी आपको इतने से क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देख लीजिए इसका आंसर, mL अपॉन n e² टाउ A। ठीक है, is there any doubt? Come on everyone, here we go for the next question. Define the term drift speed. मैंने बोला ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन कितनी बार पूछी गई है, याद कर लेना प्लीज, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। और उन्होंने बोला है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड आपको आता है। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछे तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला भी आप बता दीजिएगा। वैसे करंट के साथ का फॉर्मूला आप बताओगे तो भी चलेगा, NEAVD। और करंट का फॉर्मूला तो ये रहा। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला -E टाउ अपॉन m, ये होता है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला आपको बता देने हैं। ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। अरे करंट डेंसिटी के साथ में तो करंट की जगह रख दो ना करंट डेंसिटी इनटू एरिया। आई की जगह होता है ना JA, I इज इक्वल टू जा, I इज इक्वल टू जा, I इज इक्वल टू जा, हाँ कि ना? यहाँ पे देखो हमने थोड़ी देर पहले ही वैसा डेरिवेशन किया है, मतलब फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है। देखो ना यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या लिखा है? I इक्वल टू जा।
आई इक्वल टू जा, तो आई की जगह जा रखो, कम ऑन एवरीवन। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, आई की जगह जा रखेंगे विच इज NEAVD, न्याविडी, न्यावडी। चलो आपको जो याद रखना है रखो यार, बट प्लीज याद रखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ए नो ए विच गिव्स यू व्हाट, J becomes equal to NEVD. J is equal to NEVD. And here I proudly state this formula of drift velocity and current density. That is your answer of the question. Come on, did you guys get this? Okay, na. Okay, cool. Easy peasy lemon squeezy. Okay, cool. Define the term mobility. कितनी बार में define करूं यार, तुम याद कर लो mobility. Mobility is the ratio of drift speed to the electric field. हाँ, याद रखना, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ही डेफिनेशन है, सीरियसली इतना ही है। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्टेन अ रिलेशनशिप ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाउ। अरे यार, रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए, ड्रिफ्ट स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला रख दो। ड्रिफ्ट स्पीड का अभी अभी हमने फॉर्मूला रखा यहाँ पे। व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला? माइनस EEM इंटू टाउ। तो माइनस EEM इंटू टाउ, तो माइनस EE टाउ M, और ये नीचे E नो E, which gives you what? Come on everyone, E tau upon M। ये माइनस के साथ रख सकते हो मोबिलिटी। कोई डाउट, कोई शक? माइनस साइन के बिना भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नीट्यूड की बात है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा भी है कि नहीं भाई? चलो, ये यूनिट देखो, मैंने आपको बनाना सिखाया था, आप बना सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है? Cool, here we go. Define drift. अरे बार बार मैं क्यों डिफाइन करूंगा, तुम कर लोगे ना डिफाइन। इजी है, मैं दिखा रहा हूं कितनी बार पूछा गया ये, ठीक है? ये 2021 में पूछा गया था ड्रिफ्ट स्पीड का। ये आप देखोगे 2020 में पूछा गया था मोबिलिटी का। ये ड्रिफ्ट स्पीड का 2020 में पूछा गया था। तो भाई बार बार पूछ रहे, तुम कर लो ना, इतना तो कर लेगा ना भाई तू, हाँ? चलो, डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्रिएटेड अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। शो वेरिएशन ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द टू कॉपर वायर्स A एंड B। हमारे पास दो वायर है, एक A है और एक B है, दोनों कॉपर से बने हुए हैं, ठीक है? मटेरियल से में डिफरेंट लेंथ है वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेंथ के साथ व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, व्हिच वन ऑफ द वायर इज डिफरेंट। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड का हमें लेंथ के साथ, ये दोनों वायर अलग अलग लेंथ के हैं, हमें लेंथ के साथ रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड और हमें करंट, ड्रिफ्ट स्पीड और लेंथ का रिलेशनशिप चाहिए। कूल। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड इज, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी। अच्छा, ये ग्राफ जो है वो VD और V का है, ठीक है? तो VD का पहले फॉर्मूला लिखो, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, प्लीज राइट इट डाउन। ड्रिफ्ट स्पीड इज माइनस E टाउ अपॉन M, है ना? आपको मैंने बताया था कि इफ देयर इज एनी कंडक्टर जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E बनी है, यहां से प्लस से माइनस लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड E बनी है, तो इसका लेंथ L है, तो इसके लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो E इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। तो E की जगह क्या लिखोगे? E बिकम्स योर V बाय L। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, E बिकम्स योर V बाय L, है ना? तो V बाय L लिख लो। VD इज इक्वल टू माइनस EE टाउ, हाँ, E की जगह क्या लिखना है? V बाय L, और ये टाउ का टाउ और ये M का M, ठीक है? ये मैंने क्या कर दिया बच्चा, ध्यान से देखो क्या किया हमने। ये यहां पे हमने किया E को लिख दिया V बाय M, ठीक है? नाउ वी गो अहेड। V को नीचे आने दो, क्यों मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। VD बाय V इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M L, माइनस के साथ ही है। इस ग्राफ का स्लोप बताओ। स्लोप इज व्हाट? y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y की क्वांटिटी पे कौन है? ड्रिफ्ट स्पीड है। x की क्वांटिटी पे कौन है? पोटेंशियल, वोल्टेज है। VD अपॉन V, VD अपॉन V, यस गाइस। और VD अपॉन V के फॉर्मूला में नीचे है L। VD अपॉन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इस ग्राफ में
वीडी अपॉन वी उसका ज्यादा या ड्रिफ्ट स्पीड उसकी ज्यादा जिसका लेंथ कम। तो हमें पहले तो पता चल गया व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वीडी अपॉन वी एंड वीडी अपॉन वी इज माइनस ई टाउ, क्या लिखा है माइनस ई टाउ अपॉन क्या लिखा है ई टाउ अपॉन एम इंटू एल। ये है हमारा स्लोप का रिप्रेजेंटेशन। स्लोप क्या है वो बताता है। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू वायर इज लॉन्गर, इन दोनों में से ए और बी में से कौन ज्यादा है। अच्छा, ए का ए जो है वो ज्यादा ऊपर है ना, ग्राफ ए जो है वो ज्यादा ऊपर है, मतलब किसका स्लोप ज्यादा है, ऑब्वियसली ये बी ग्राफ का स्लोप θ2 इतना, ए ग्राफ का स्लोप θ1 इतना। तो स्लोप ऑफ ए या तो ए का स्लोप इज ग्रेटर देन बी का स्लोप, है ना। ए ज्यादा ऐसा इंक्लाइंड है, जो ज्यादा इंक्लाइंड वो ज्यादा स्लोप वाला, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। क्यों ऐसा ज्यादा ए का स्लोप, क्योंकि ए का थीटा ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका वीडी अपॉन वी ज्यादा, जिसका वीडी अपॉन वी ज्यादा उसका लेंथ कम। इसीलिए जिसका स्लोप ज्यादा उसका लेंथ कम, तो ए का लेंथ कम। लेंथ ऑफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ बी। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका लेंथ कम होगा। इसका स्लोप कम है, इसका लेंथ ज्यादा होगा बी का। क्यों लेंथ कम है, क्यों, क्योंकि वीडी अपॉन वी जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे यहाँ वीडी अपॉन वी जो है कम है, इसीलिए इसका स्लोप कम है। समझ में आ गया। आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो इन दिस मैनर बेटा। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वीडी अपॉन वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका जो स्लोप है θ1, इसका स्लोप वो ज्यादा है, इसीलिए वो लेंथ कम होगी। और ये जो θ2 सेकेंड वायर है उसका स्लोप थीटा कम है, ठीक है, इसीलिए उसका लेंथ ज्यादा होगा। तो बी इज लॉन्गर वायर। कोई डाउट? अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में दिया जाए तो शायद इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? नाउ हियर वी गो अहेड। द नेक्स्ट थिंग इज PYQ में हमारे पास आता है SA2 टाइप का क्वेश्चन विच इज फॉर 3 मार्क। A thickness of a conductor continuously decreases from its one end to another end। ये 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारे पास कोई वायर है जिसका थिकनेस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। तो एक वायर है जिसका थिकनेस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, वो कुछ ऐसा वायर आप बोल सकते हो जिसका एंड ए, ये एंड बी, और ये हमारे पास में कनेक्टेड है लेट्स से कोई पोटेंशियल के अक्रॉस ऐसे। अब हमें क्या बोला है, इसका थिकनेस तो कम हो रहा है, पहले उसका रेडियस जो था वो मैं बोल देता हूँ R1 था, अब दूसरा जो उसका यहाँ रेडियस है वो बोल देता हूँ R2 है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, इस केस में ये वायर हमारा ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या बोला है, इट इज कनेक्टेड थ्रू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमने इसको कनेक्ट कर दिया टर्मिनल ऑफ बैटरी विच गिव्स यू पोटेंशियल V। द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो इसका एरिया कम हो रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, तब क्या होता है हमें ये पता करना है सिर्फ किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो हमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का रिलेशनशिप पता कर लेना है सबसे पहले। दूसरा, करंट डेंसिटी के साथ में क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है बेटा, एरिया के साथ में करंट डेंसिटी का क्या हो रहा है। तो करंट डेंसिटी और एरिया का रिलेशनशिप हम पता कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा, मोबिलिटी का क्या हो रहा है, तो मोबिलिटी का और एरिया का रिलेशनशिप अगर कोई है तो हम पता कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है, वो होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अब पोटेंशियल की जगह, V की जगह आप लिख सकते हो I इंटू कैपिटल R अपॉन लेंथ। अब I क्या है, करंट है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या कोई, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रहने भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I को I ही रखो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L अपॉन A, और ये नीचे L जो है वो एज इट इज। अब आप यहां ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये लेंथ गेट्स कैंसल, तो फॉर्मूला बिकम्स I रो अपॉन ए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का रिलेशनशिप आ चुका। दिस टेल्स यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया बढ़े, यहां पे एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा।
तो जितना आप आगे जाओगे, यहां से यहां जाते वक्त एरिया कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। ये पहली चीज होगी। यहाँ पे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, आप इस एग्जाम्पल के साथ बताओगे। दूसरा आपको पूछा है करंट डेंसिटी का क्या हो रहा है। करंट डेंसिटी क्या है बेटा, करंट डेंसिटी इज J। J इज इक्वल टू व्हाट, कम ऑन एवरीवन, J इज इक्वल टू, यस कम ऑन एवरीवन, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट अपॉन एरिया, है ना। तो यहां पे करंट डेंसिटी भी एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहां पे भी ये रिलेशनशिप हमारा आ गया जैसा यहां था। तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप यहां से यहां जा रहे हो, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। तो यहां भी करंट डेंसिटी बढ़ेगा। तीसरी चीज मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला सी, मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई एम होता है। और आप वी डी की जगह वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो नहीं, हाँ वी डी बाई एम नहीं होता फॉर्मूला यार, वी डी बाई ई होता है, ठीक है। ई टाउ अपॉन एम, और ये ई का फॉर्मूला ई नो ई। अरे ई अगर होता ना तो ई वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन ई भी कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बना, ई टाउ अपॉन एम। इस फॉर्मूला में कोई भी जगह पे हमारे पास एरिया है ही नहीं, यानी कि मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया बढ़े कम हो मोबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, मोबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया, कोई डाउट है? कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी, इज देयर एनी डाउट? देख लो, सिंपल, मोबिलिटी इज डज नॉट चेंज। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन एवरीवन। अब भाई 2020 में वापस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये डिफाइन मोबिलिटी कर लोगे ना, मोबिलिटी डिफाइन, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा यूनिट क्या है बता देना। स्टेडी स्टेट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ए बी। पहले हमारे पास था एरिया कम होने वाला, इसका उल्टा कंडक्टर था। देखो हमारे पास ऐसा कंडक्टर था जिसका एरिया कम हो रहा है, अब हमारे पास कंडक्टर जिसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक में एरिया बढ़ रहा है। अब a steady state current flows through the wire AB as shown in the figure. What happens to the electric field and the drift velocity? What happens to the electric field? Electric field का और drift velocity का क्या होगा? हमें वही पूछा है। electric field जो होती है, अभी हमने पता किया, electric field का फॉर्मूला होता है V by L। तो V की जगह I इंटू R रखोगे, L की जगह L, रेजिस्टेंस की जगह उसका फॉर्मूला रो L by A, और आप यहाँ पे रो एल बाई रखो, एल का एल, एल एल गेट्स कैंसिल, तो बचेगा करंट इनटू रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया। आप ये फॉर्मूला रख सकते हो। तो E बिकम्स व्हाट, E बिकम्स, कम ऑन एवरीवन, E is inversely proportional to, E is equal to I rho by A, which tells you E is inversely proportional to area। यहाँ एरिया यहां से यहां जाते वक्त में एरिया बढ़ रहा है। If area is increasing, electric field will decrease, electric field decreases, ऐसा लिखो। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैंने जस्ट किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन एवरीवन, माइनस ई टाउ अपॉन एम, है ना। अरे ई की जगह आप ई डाल सकते हो ना, तो यहां वी डी इज इक्वल टू माइनस का माइनस ई, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी तो है। या तो ई की जगह माइनस, चलो एक काम करो, माइनस ई का माइनस ई कैपिटल ई की जगह डाल दो, कैपिटल है आई रो अपॉन ए, आई रो अपॉन ए, ठीक है, और ये टाउ का टाउ, और ये एम का एम। मैंने क्या किया बेटा पता है, यहां पे ये जो ई है ना, उस ई की वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी जो ऊपर से मिली, आई रो अपॉन ए। कोई डाउट है? आई रो अपॉन ए यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखोगे कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज पर दिस ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ई आई रो अपॉन एम ए टाउ। अब ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो यहां थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। हम रो की जगह अगर हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप ऐसा लिखो। अगर ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो एरिया तो यहां बढ़ रहा है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देख लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ई बाई एम, और यहाँ ई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, बट ये ई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये यही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो रही है, ड्रिफ्ट स्पीड एट ए is more than that of B, that is drift speed is decreasing, drift speed is decreasing। मैंने आपको यही बताया, ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज हो रही है, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब E कम हो रहा है तो A पे ज्यादा होगा, B पे कम होगा। VD कम हो रहा है तो A पे ज्यादा होगा, B पे कम होगा। बस यही लिखने का मतलब है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कम ऑन एवरीवन, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, वी गो अहेड। एमसीक्यू, थियरी एमसीक्यू है। अरे यार आप तो खुद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनटीसी? एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन है? एनटीसी बताओ, एनटीसी कौन है? सेमीकंडक्टर है, खत्म बात। सिंपल, याद रखिएगा। अब है अगला सवाल, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही लग रहा है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायर एक्स एंड वाई ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, व्हिच वन ऑफ देम इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लार्ज रेजिस्टिविटी। अब ये ग्राफ कौन सा है जिसमें वाई एक्सिस पे क्या है बेटा? वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर कोई ऐसा ग्राफ होता है तो मैंने आपको सिखाया है पढ़ाते वक्त में, स्लोप निकालो, स्लोप पे वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी करो। वाई एक्सिस पे कौन है? करंट है। एक्स एक्सिस पे कौन है? वोल्टेज है। आपको पता है रेजिस्टेंस इज वी बाय आई, बट यहाँ पे तो आई बाई वी है, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया है कि नहीं? इसका मतलब ये स्लोप जिसका ज्यादा, स्लोप जो है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया है ना। स्लोप इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि ये यहाँ पे आपके पास दो ग्राफ है। देयर इज दिस एक्स ग्राफ जिसका स्लोप कम है, देयर इज दिस वाई ग्राफ जिसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप जो है वो ज्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये जो ग्राफ है एक्स, उसका स्लोप जो है वो कम है, वो कम एंगल पे इंक्लाइंड है, इसलिए उसका स्लोप कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप लिख सकते हो, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका लेंथ और एरिया तो सेम ही है। यहाँ पे क्या लिखा है? लेंथ एंड डायमीटर सेम है, तो रेजिस्टिविटी ही यहाँ कम होगा उसका, और यहाँ रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। लेंथ और एरिया का वेरिएशन तो पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए सिर्फ रेजिस्टिविटी का बात किया हमने। समझ में आ गया? कम ऑन, लुक एट दिस। रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वाई। हम तो यही लिखना चाहते थे ना, एक्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा है वाई के कंपेयर में। समझे? कम ऑन एवरीवन, देख लीजिए, अच्छा सवाल था। A cell of EMF E, an internal resistance small r, is connected to a variable resistance of capital R. Draw a plot showing the variation A terminal voltage। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज का R के साथ में, and with current in the circuit। ओके ओके ओके। एक सेल है जिसका EMF E है, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r is connected to capital R। डायग्राम बनाओ। हमारा नॉर्मल सर्किट, ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, जिसमें एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। आपको याद है इसमें हमने लिखा था ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू वी, और हमने वी की जगह आई आर लिखा था, विच इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स विच इज आउटर सर्किट। तो I इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो इसमें से हमने फिर E इज इक्वल टू क्या लिखा था? कम ऑन, आई माइनस आई आर इधर जाने दो, तो आई आर प्लस आई आर, तो इट बिकम्स E इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, ये आपका ई का फॉर्मूला बना था, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और आई का फॉर्मूला बना लेंगे। आई इज इक्वल टू ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आ गया? आपको किसके साथ का ग्राफ चाहिए? ड्रॉ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज विद रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस के साथ का ग्राफ चाहिए। ओके ओके ओके। तो एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो करंट और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, बट यहां एक चीज का डिफरेंस भी है, थोड़ा आपको और डिटेल में इसको जानना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज V का R के साथ चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज V क्या है? IR है। V क्या है? IR दिख रहा है। अब आप I की वैल्यू अभी आपने निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दो, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कम ऑन। तो V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये तो हो ही गया। और यहां ये जो ऊपर कैपिटल R है वो कैपिटल R। अरे E की जगह E, अरे सॉरी यार, ये देखो, कम ऑन एवरीवन, I की जगह I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, यहाँ पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा, और ये कैपिटल R का कैपिटल R। ठीक है, याद रहेगा, ये V का V, ये कैपिटल R का कैपिटल R, और ये I की जगह E बाई स्मॉल। अब ट्राई करो ऐसा कि यहाँ पे ना 2 बार कैपिटल आर है, आपको कैपिटल आर के साथ रिलेशनशिप भी चाहिए, पर 2 बार कैपिटल आर है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। कैपिटल आर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो। वी 2 बार कैपिटल आर है तो किसके साथ बताओगे? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही बार कैपिटल आर होना चाहिए, तभी आप दोनों के बीच का रिलेशन बता सकते हो, वी का और आर का। वी एक बार है लेकिन आर 2 बार है, इसलिए एक आर को बाहर निकालो, डिनोमिनेटर वाले आर को कॉमन ले लो। तो ई इंटू कैपिटल आर अपॉन डिनोमिनेटर वाले आर को कॉमन लेने के लिए आपको ये जो स्मॉल आर दिख रहा है ना, यहाँ स्मॉल आर, उसमें कैपिटल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? स्मॉल आर में कैपिटल आर, अच्छा एक्चुअली आप देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर इंटू 1 है, स्मॉल आर इंटू 1 मतलब कि कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अरे कैपिटल आर अपन कैपिटल आर 1 इंटू स्मॉल आर ही हो गया, ये चीज एक ही बात हुई। अब आप कैपिटल आर को कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर से कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा कैपिटल आर कॉमन, बचा क्या? ये कैपिटल आर जो था आपका यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, ये कैपिटल आर जो है वो तो कॉमन आ चुका, यहां से ये कैपिटल आर कॉमन आएगा, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बचेगा ना। तो हम यहां लिखेंगे बेटा, ये कैपिटल आर के कॉमन आने के बाद में यहाँ 1 हो गया, और ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बचेगा, क्योंकि ये कैपिटल आर तो कॉमन बाहर आ चुका है, इसीलिए मैं यहां लिखता हूं 1 प्लस स्मॉल r upon capital R. अब this capital R and capital R gets cancelled. So ultimately what formula of potential we get is equal to, come on everyone, V is equal to E upon 1 plus small r upon capital R. प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से कैपिटल R कॉमन ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे V और R का रिलेशन बहुत पेचीदा है, पेचीदा यानी कि देखो, समझ लो R बढ़ रहा है तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टोटल कम हो जाएगा। अगर ये टोटल कम होगा तो ये डिनोमिनेटर जो है वो भी कम रहेगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा तो v बढ़ेगा, यानी कि v और स्मॉल r जो है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुआ क्या? ध्यान से देखो, वापस बेटा वापस दिखाता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास में बहुत सिंपल से रिलेशन अभी बनेगी कि अगर मेरे पास में ये स्मॉल r की वैल्यू बढ़ गई तो स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ गई, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इसका छोटा हो गया तो v बड़ा हो जाएगा। v भी बढ़ा जब r बढ़ा, तो v और r एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, बट ये इतने सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, इसका ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस डिनोमिनेटर में, इसीलिए आप इसका ग्राफ जो बनाते हो वो ग्राफ ऐसा बनता है। V के साथ में कैपिटल R का ग्राफ है, देखो यहाँ पे कैपिटल R के साथ में V बढ़ रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, अलग तरीके से बढ़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग दिस रिलेशनशिप। अब आपको ये तो एक ये ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वाला कैसे आया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ बताने के लिए हमें एक यहाँ पे छोटा सा ही जगह चाहिए। कम ऑन एवरीवन, दूसरा ग्राफ क्या चाहिए हमें? करंट के साथ में रिलेशनशिप चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के साथ में, करंट के साथ में टर्मिनल वोल्टेज की। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? टर्मिनल वोल्टेज विद आर एंड विद करंट। टर्मिनल वोल्टेज की आर के साथ में क्या रिलेशनशिप है हमने निकाल ली, ठीक है। अब करंट के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, तो हम उसके लिए सिंपल से एक इक्वेशन यहां पे लेके आता है, ये जो है ना v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि इसमें करंट भी है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी है, इसीलिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके आपको लिख के बताता हूं, आप अपने आप समझ जाओगे। कम ऑन एवरीवन, लुक एट दिस थिंग। यहां पे v का v, आई आर को ऐसे लिखो माइनस स्मॉल आर इंटू आई, माइनस स्मॉल आर इंटू आई। अरे स्मॉल आर है ही ना, आई भी तो है और ये माइनस भी है, और ये ई प्लस में ही है ना, तो प्लस ई ऐसे लिखो।
ठीक है, वाई एक्सिस पे आप क्या बनाना चाहते हो, वाई एक्सिस पे बनाओ वोल्टेज को, ऑब्वियसली वोल्टेज ऑन द वाई एक्सिस, करंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये वाई पे कौन रहने वाला है, वोल्टेज, एक्स पे कौन रहने वाला है, करंट। आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और नहीं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं, क्योंकि इसमें c है, c इज अ कांस्टेंट जो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट y को कट कर रहा है कहीं ना कहीं ग्राफ, बट इसका स्लोप जो है ना वो माइनस आ रहा है, यानी कि माइनस स्लोप है इसका, क्योंकि नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है, बट है तो स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन उसमें नेगेटिव स्लोप, यानी कि लाइन नीचे जाती हुई, स्लोप लाइन विद पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, स्लोप लाइन विद नेगेटिव स्लोप, सॉरी स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप ऐसा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ऐसा, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है। वो जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है ना, वो सी की वैल्यू होती है, सी यानी कि क्या हो गई, ई की, सी यानी कि ई हो गया, सी की वैल्यू ई के साथ मैच हो रही है, एक्स पे तो करंट है, वाई पे तो वोल्टेज है, और ये जो स्लोप है ना इस ग्राफ का वो है रेजिस्टेंस, बट नेगेटिव में, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस इज द ग्राफ, अच्छे से लिखा है यहां पे, देख लीजिए, 2 बार पूछा गया यही सेम सवाल बेटा, 2023 लास्ट ईयर तो पूछा ही गया था, इसके पहले भी एक बार पूछा गया है, देख लीजिए एक बार आप। कम ऑन, नाउ हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगला सवाल, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप डिफाइन कर लोगे ना, कंडक्टिव इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, याद रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच टेल्स अस हाउ मच इजी फॉर करंट टू फ्लो। थोड़ा बहुत आप बुक में से ढूंढ के लिखिएगा, और एसआई यूनिट उसका 1 अपॉन मो मीटर, 1 अपॉन रो, सॉरी 1 अपॉन ओहम मीटर, ये एक उसका यूनिट है, दूसरा यूनिट है मो मीटर इनवर्स, ये यूनिट है। High current is to be drawn safely from low voltage battery and high voltage battery. Okay, आपको हाई करंट ड्रॉ करना है एक लो वोल्टेज बैटरी से और दूसरा है हाई वोल्टेज बैटरी से। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस? ओके, आप इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या बता सकते हो ऑफ टू ऑफ द बैटरीज, दोनों बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या बता सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको एक लो वोल्टेज बैटरी दी है, एक देयर इज अ बैटरी विच हैज, सॉरी 2 बैटरी है हमारे पास, एक लो वोल्टेज बैटरी है जिसके पास भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक हाई वोल्टेज बैटरी है जिसके पास भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है लो वोल्टेज बैटरी और ये है हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या बता सकते हो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बारे में। कम ऑन एवरीवन, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वोल्टेज और करंट की बात करनी है, करंट और वोल्टेज के साथ रिलेशन निकालनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो आप देखो इस रिलेशनशिप में बेटा, अगर R की वैल्यू छोटी है, ठीक है, R की वैल्यू छोटी है, तो आपको ये डिनोमिनेटर छोटा मिलेगा तो करंट ज्यादा मिलेगा, समझ गए। तो हाई करंट आप ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, क्या है हाई करंट आप ड्रॉ कर पाओगे। यही चीज आपको यहां पे भी मेंशन किया। आप लिखोगे कैसे, उसके लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इफ द करंट रिक्वायर्ड इज हाई देन फॉर लो वोल्टेज बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में लिख लेना है, समझ में आ गया। वंस यू राइट इट दिस वे, आपको इस तरह से लिखना है कि क्या लिखना है, देखो यहां पे क्या लिखा है, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये रिलेशनशिप है। करंट का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो अगर आपको हाई करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी लो। लेकिन बात आती है सर ये तो फिर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये बैटरी हाई वोल्टेज वाली है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा ज्यादा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना तभी ही आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके इस फॉर्मूला में कैपिटल आर भी तो है, आपके इस फॉर्मूला में कैपिटल आर है और आपको चाहिए कि यहां से ज्यादा करंट नीचे आ जाए। मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर 0 होना चाहिए, है कि नहीं। कैपिटल आर कम हो
तो आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हो। कैपिटल आर की वैल्यू कम करने के लिए आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ कैपिटल आर तो एज इट इज है, तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ा दो ताकि कैपिटल आर उसके सामने कम लगे। कैपिटल आर कम लगेगा तो अपने आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा। समझ में आ गया? कैपिटल आर की वैल्यू जितनी कम हो उतना आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर पाओगे हाई वोल्टेज बैटरी में, और कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा तो आप नहीं कर पा रहे, कम भी नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसा करेंगे स्मॉल आर की वैल्यू को कम कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब सॉरी, स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ा देंगे। स्मॉल आर जैसे ही बढ़ गया तो कैपिटल आर अपने आप कम हो गया, क्योंकि स्मॉल आर के कंपेयर में कैपिटल आर कम हो गया। अब कैपिटल आर कम है तो करंट ज्यादा ड्रॉ होगा। इसी तरह से हमने दूसरा कंसेप्ट लिखा। अच्छा ठीक है, वो आप, ये तो थियोरी है, प्लीज इस अच्छे से दोनों को लिखिएगा। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। यहां स्मॉल आर ज्यादा होना चाहिए तभी करंट ज्यादा निकलेगा, ताकि कैपिटल आर कम से कम दिखे। कैपिटल आर कम नहीं कर सकते तो स्मॉल आर बढ़ा दो ताकि कैपिटल आर कम दिखे। समझ गए? आप ऐसा करना है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज ऑफ द सर्किट शोन इन 1 मिनट। टाइम की वैल्यू है 1 मिनट, 60 सेकेंड बोल देता हूं। 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अरे यार, बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है? तो एनर्जी सप्लाइड, मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं, एनर्जी सप्लाइड बाय द फर्स्ट बैटरी। कोई भी बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करती है, मैं आपको बोल रहा था कि आप एनर्जी सप्लाइड के लिए, एनर्जी के लिए कई सारे फॉर्मूलेज हैं। जैसे पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास था, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कल जब मैं आपको ये लास्ट क्लास में जब मैं आपको ये सिखा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि ये आर आर वाला तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालने के लिए, पावर यूज निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन सेल जो होता है, सेल के लिए, मेट्रो स्टेशन वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है? कोई पावर सप्लाई जो आपके लिए, पावर सप्लाई के लिए अगर आप पावर लिख रहे हो ना, कोई जनरेटर के लिए पावर लिख रहे हो, तो उसके लिए यूजुअली ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि वो कितना वोल्टेज दे रहा है कितने करंट के लिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो आपको चाहिए वो फर्स्ट सेल के अक्रॉस एनर्जी, फर्स्ट सेल कितने एनर्जी दे रहा है, तो फर्स्ट सेल का वोल्टेज, फर्स्ट सेल के अंदर करंट और उसका टाइम। अरे ये तो पूरा यहां से जो करंट निकलेगा वही करंट यहां जाएगा, वही करंट सेकंड से जाएगा, वही करंट सब में से जाएगा। तो करंट I1 I2 है ही नहीं, करंट तो एक ही है, इसलिए मैं यहां पे भी I1 ना लिख के सिर्फ I लिखूंगा। तो E1 इज इक्वल टू V1 I इंटू टी। इसी तरह से सेकेंड सेल के अक्रॉस जो एनर्जी होगा, सेकेंड सेल के अक्रॉस जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा? V उसका सेल, उसका पोटेंशियल, करंट टोटल इंटू टाइम। इस सेल का पोटेंशियल कितना है? ये एनर्जी है, ईएमएफ नहीं है, ये रियल सेल नहीं है, आइडियल सेल है। देखो इसका सेल का पोटेंशियल V1 इज 10, तो ये V1 इज 10 का आई। इसमें से कितना करंट जा रहा है पता नहीं है, थोड़ी देर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम, टाइम कितना दिया है? 60 सेकेंड्स दिया है, वो भी पता है। तो मुझे V1 पता है, T पता है, बट आई नहीं पता, आई निकाल लेंगे। ठीक है, चलो दूसरे के लिए क्या करना है? V2, सेकेंड सेल का पोटेंशियल V2 पता है, टाइम पता है, मुझे V2 भी पता है, T भी पता है, बट I नहीं पता कि इसमें से कितना करंट यहां से जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा बेटा? इस सर्किट का टोटल करंट निकालूंगा। सर्किट में जो टोटल करंट होता है वो होता है टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह से निकालो। ये जो सेल है, ये सेल और ये सेल आपस में मर्ज करो। ये सेल हो गया 10 वाला, सॉरी ये हो गया 10 वाला, और वो दूसरा वाला हो गया 4 वाला। ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस 1 2 6 3 सारे सीरीज में ही है, तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12 ओहम। अरे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है सेल, बट एक दूसरे से अपोजिट वे में कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर ये दोनों सीधे कनेक्टेड होते तो 10 + 4 14 होता, लेकिन ये 10 सीधा है, 4 उल्टा है, तो 10 - 4 हो जाएगा। तो टोटल नया जो सेल बनेगा बेटा, टोटल जो नया सेल बनेगा वो 10 - 4 यानी कि 6 का बनेगा। समझ में आ गया? वो किसका बनेगा? 6 का। तो यहां हमारे पास एक सेल होगा जो फर्स्ट के जैसा दिखेगा। फर्स्ट कैसा वाला है? ऐसा वाला। तो यहां एक बड़ी डंडी यहां होगी, ये 6 वोल्ट का बनेगा। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है? सिर्फ करंट का डायरेक्शन पता चलता है, बाकी इसमें अभी उसका कोई लेना देना नहीं होगा। टोटल वोल्टेज 6, इन दोनों सेल को मर्ज करके एक सेल बना लिया जिसका टोटल वोल्टेज 6 है। ठीक है,
ये सारे रेजिस्टेंस को मर्ज करके एक रेजिस्टेंस बना लिया जिसका टोटल रेजिस्टेंस 12 है। 6/12 कितना हो गया 1/2। तो करंट की वैल्यू आ गई 1/2। यही करंट 1/2 जो है वो यहां से भी जा रहा है, वही करंट जो 1/2 है वो यहां से भी जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहां V1 की वैल्यू, कम ऑन, पोटेंशियल थ्रू फर्स्ट का पोटेंशियल 10 है, 10। V1 की वैल्यू हाफ, अरे सॉरी करंट की वैल्यू, इसमें से करंट कितना जा रहा है, हाफ जा रहा है, हाफ एम्पियर। टाइम की वैल्यू यहां पे लिखा है ना हाफ एम्पियर, है ना, करंट इसमें से कितना जा रहा है, हाफ एम्पियर जा रहा है, ऐसा यूनिट के साथ लिखना बेटा। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड्स, तो ये कर लीजिए, आपको एनर्जी 1 मिल जाएगी। बहुत इजी नंबर है, चाहिए तो इसको 30 कर दीजिए, और ये 30 इंटू 10 तो 300 हो गया। E1 की वैल्यू जूल्स में लिखा जाता है। सेकेंड वोल्टेज के लिए बात करते हैं। सेकेंड वोल्टेज का वैल्यू 4 वोल्ट इंटू करंट का वैल्यू, यहां कितना करंट पास हो रहा है बेटा, यहां से जो करंट पास हो रहा है वो है हाफ, इंटू टाइम कितना है 60 है, 60 सेकेंड्स। अब आप यहां पे देखो 4 और ये 2 और ये 60 तो हो गया 30, 30 और 4 कितना हो गया 120, 30 और 4 कितना हो गया 120। तो यहाँ एनर्जी थ्रू सेकेंड इज 120 जूल। 1 से 300, 1 से 120। तो पहला सेल हमें कितनी एनर्जी दे रहा है 300, दूसरा सेल कितनी दे रहा है 120 जूल। टोटल सर्किट में एनर्जी कितनी हुई, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा 300 और इसकी वैल्यू 120, तो टोटल 420, 420 ही हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? तो 420 जूल्स हमें एनर्जी मिल रही है। आप सबसे पहले इस सर्किट में ये टोटल करंट निकालोगे स्टेप 1, और फिर उस सर्किट से आप स्टेप 2 ये निकाल लोगे। समझ में आ गया, ये स्टेप 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझा कि हमने V इंटू आई वाला ही फॉर्मूला क्यों लिया, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई क्यों लिया, क्योंकि हम सेल के एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का अक्रॉस एनर्जी की बात कर रहे हैं। यू कैन टेक इट एनीथिंग, बट सेल के अक्रॉस V इंटू आई लिया जाता है, क्योंकि क्या सेल के कोई रेजिस्टेंस दिए, क्या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसीलिए। कम ऑन, लुक एट दिस, यू कैन डू इट दिस वे। ठीक है, कम ऑन एवरीवन। सो आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हो और इसे लिख भी पाओगे एग्जाम में। ठीक है, नाउ आई थिंक वी आर up with the time. Two cells E1 and E2 have their internal resistances R1 and R2 respectively. Derive an expression for equivalent EMF. अरे यार, दो सेल है हमारे पास में, अगर उनको पैरेलल में लगाया तो आपको यहाँ एक सेल लगाना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 यहाँ, इसका EMF E1, ये दूसरा सेल यहाँ जिसका EMF E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बोला भी है कि दोनों को लाइकवाइज लगाया। देखो, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अज्यूम दैट टू सेल्स आर सपोर्टिव ईच अदर। सपोर्टिव मतलब सिमिलर वे में लगाया, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। समझ में आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर साइड दिखते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्टिव। इसका नेट ईएमएफ क्या होता है, ई नेट क्या होता है बेटा, कम ऑन, इसका ई नेट क्या होता है, E1 R1 प्लस E2 R2, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, कम ऑन, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गया। और इसका नेट रेजिस्टेंस, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस या तो R नेट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गया, ये चीज याद रखिएगा। इन द टू सेल्स आइडेंटिकल टू ईच अदर, अभी हमें बोला है दो सेल आइडेंटिकल है, E1 और E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू भी 5 वोल्ट हो गई और E2 की वैल्यू भी 5 वोल्ट हो गई, अगर दोनों आइडेंटिकल है। ये हम ये डेरिवेशन करेंगे बेटा, मैंने आपको कराई ये डेरिवेशन पिछले क्लास में, आपको वहां से करनी है ये। इसके बाद आपको E1 और E2 की आंसर E1 की वैल्यू भी 5 लेनी है, E2 की वैल्यू भी 5 लेनी, क्योंकि हमें आइडेंटिकल सेल बोला है। इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सेम ही होंगे, R1 और R2 की वैल्यू, R1 भी 2 R2 भी 2। तो और बोला है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10, कैपिटल R की वैल्यू है 10 वोल्ट, हमें सॉरी 10 ओहम। हमें क्या बोला है, क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमें वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी V चाहिए, जिसकी वैल्यू I इंटू कैपिटल R होती है। याद करिए, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ये नहीं आता, V इज इक्वल टू आप याद रख सकते हैं E माइनस IR भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा उसके लिए अल्टीमेटली, और करंट निकालने के लिए ही आप पहला फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैं आप सभी को पहले करंट निकालने का सजेशन दूंगा। करंट कैसे निकालोगे, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये यूज कर सकते हैं, बट आपको फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, और आपको करंट नहीं पता, तो दोनों नहीं पता, तो इस इक्वेशन से दोनों चीजें नहीं निकाल सकती। इसीलिए हम एक नया फॉर्मूला याद करेंगे, जो करंट का फॉर्मूला था ना, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। याद करिए, ये फॉर्मूला को याद करो, करंट निकालो, इसमें रख दो, खत्म बात, सिंपल हो गया। तो हम I इज इक्वल टू टोटल, ये नेट EMF होगा और ये नेट रेजिस्टेंस होगा। तो नेट EMF कितना होगा, E1
दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसमें अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, आंसर आएगा नेट ईएमएफ का 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये भी 5 वोल्ट दे रहा है दोनों पॉइंट में, ये भी 5 वोल्ट दे रहा है, दोनों का नेट ईएमएफ 5 ही रहेगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप E1 E2 की जगह 5 डाल के, 2 और 2, ये 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 1। तो 1 ओहम इज द नेट रेजिस्टेंस, ई नेट इज 5 वोल्ट। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डालो, ई नेट इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है 10, है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, कैपिटल आर इज 10, तो यहाँ हम 10 डाल देंगे और प्लस स्मॉल आर कितना है बेटा 1 है, तो 1, तो 5/11 हो गया। चाहिए तो इसका सोल्यूशन करो, नहीं चाहिए तो इसको एज इट इज रखो, आगे काम आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू निकल गई, करंट की वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर में डालेंगे, तो V ये हो गया, V इज इक्वल टू आई आर में डालने के लिए हम V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। मुझे बताओ I की वैल्यू कितनी है, 5/11 है, कितनी है बच्चा, कम ऑन एवरीवन, 5/11। अब R की वैल्यू, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, कैपिटल R की वैल्यू है 10, तो अभी आप इसको 50/11 इससे सॉल्व कर सकते हो, विच इज इजी टू सॉल्व बेटा, 50/11 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 50/11, 5 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, ठीक है, प्लीज इससे सॉल्व करो। V के आंसर वोल्टेज है ये, तो V उसका यूनिट होगा, इजी, देख लीजिए इसका सोल्यूशन, ये तो वो डेरिवेशन हो गई और ये आपका आंसर है 50/11 4.55, समझे कि नहीं, कम ऑन एवरीवन, आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। अब हमारे पास में अगला सवाल है, 5 मार्क के लिए पूछा गया है, 2023 का ही सवाल है। सेल ऑफ EMF E and internal resistance are connected across a variable load of capital R. ओके, हमारा केस अभी भी सेम है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R और यहाँ एक EMF जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, इसमें से करंट आई जाता है, ड्रॉ प्लॉट ऑफ ग्राफ विद वोल्टेज, ओहो, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद R, V और R का रिलेशनशिप, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप निकाली है, V इज इक्वल टू कम ऑन E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, याद करो थोड़ी देर पहले इसका ग्राफ भी बनाया था हमने, V और R का ग्राफ ऐसा होता है जिसमें V की मैक्सिमम वैल्यू EMF तक ही जा सकती है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा हमने बनाया था। दूसरा क्या बोला, उसका करंट के साथ में हमने वो भी बना दिया था, V और करंट का रिलेशन भी हमने निकाल दिया था। V और करंट का रिलेशनशिप क्या होता था, -RI प्लस E, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन बनता था जिसमें नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनता था, याद करिए। V और करंट का रिलेशनशिप ये है ना, हमने थोड़ी देर पहले ही ये फर्स्ट वाला पार्ट किया है, समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 cells each of EMF E but internal resistances are 2R 3R 6R are connected in parallel। पहले वाला तो आपको मैंने पहले करा दिया, 2023 में भी पूछा है, सो प्लीज इसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 cells each of EMF E but internal resistance, हमारे पास 3 सेल है, एक का सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, दूसरा सेल है उसका भी इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस E, जिसका EMF E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3R, और तीसरा सेल है जिसका भी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास में यहाँ पे 6R, ठीक है। अब कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, जिसके अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस कैपिटल R भी लगाया हुआ है वो हमें बोला है कैपिटल R इन तीनों के अक्रॉस है। इन तीनों को मर्ज कर दो, नेट EMF क्या आएगा बेटा, E आएगा कि नहीं, E तीनों ये 2 पॉइंट्स पे E ही दे रहे इसलिए E। नेट ये निकालना पड़ेगा हमें, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी पैरेलल में 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R ऐसे करके निकालना पड़ेगा। मुझे आता है ये दो चीजें, मुझे थोड़ी बहुत पता है इसमें, तो आप यहाँ पे देखो 6 × 3, 6 पैरेलल टू 3 जब होता है ना, तो इसका आंसर आता है 2, तो 6R पैरेलल टू 3R तो 2R, 2R पैरेलल टू 2R, 2R parallel to 2R, when two resistances of same value connected in parallel, answer is half, तो 2R parallel to 2R आंसर इसका हाफ आएगा, which is 1R। जी हाँ, तो मुझे इसका सोल्यूशन आता है, आपको नहीं आता, 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R करो, इसको सॉल्व करो, फिर 1 नेट रेजिस्टेंस आएगा, उसका उल्टा कर दो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, हम नीट और इन सब में डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाते हैं, इसलिए मुझे पता ही है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, डोंट वरी। अभी सिर्फ टाइम के क्रंच की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इनको सॉल्व करके आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल r, ये इक्विवेलेंट है, नेट EMF इन तीनों का कंबाइन करके E आ गया, इन तीनों का रेजिस्टेंस कंबाइन करोगे तो स्मॉल r आ जाएगा, और फिर ये नीचे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमारा है, यही तो हमारा सर्किट होता है यूजुअली, इसमें से करंट ऐसे जाता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है,
ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट। अरे यार ये हमारा नॉर्मल सर्किट है, इसमें करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही तो होता है। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R, आई क्या है, यही तो है I इंटू कैपिटल R, तो ये हो गया ना V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह आई रख दो तो आई की जगह आई रख दिया और कैपिटल R का कैपिटल R, ये हो गया ना V, और ये दोनों का हो गया यार, सिंपल एज दैट। अरे इसको हम कंबाइन करके यही नॉर्मल बना पा रहे हैं, तीनों ईएमएफ का नेट ईएमएफ E, क्योंकि सेम वैल्यूज है इसलिए नेट वही रहा। इन तीनों रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r आ रहा है, देख लो कैलकुलेट करके, चेक कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे सब किया हुआ है। ये पहले वाला आंसर जो ग्राफ वाला था, देखो एग्जैक्टली सिमिलर है, ये दूसरा वाला ग्राफ, और ये तीनों को सॉल्व करके हम आंसर लेके आए नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r, नेट ईएमएफ E, और हमने फिर इक्वेशन लिख दी ये नॉर्मल वाली। ठीक है, कोई डाउट है? Come on everyone, you have to remember this, ठीक है, ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। अब हमारे पास आखिरी सवाल है, ये रहा, KCL KVL के बेस्ड है, अमेजिंग थिंग। तो बेटा इसे हम लिखते हैं यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 एंड 20। ओके, हमें निकालना है करंट थ्रू 40 और करंट थ्रू 20, इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस करंट निकालना है। हम ऐसा मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट ये सेल बड़ा है, ये सेल छोटा है, तो मैं जानबूझ के करंट अपने हिसाब से ले रहा हूं। तुम्हें चाहिए तुम अपने हिसाब से करंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा करंट का असम्पशन रॉन्ग होगा तो ये तुम्हें आंसर नेगेटिव देगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा। तो मैं बड़े सेल से करंट I1 निकलता मान लेता हूं, तो फर्स्ट रेजिस्टर से करंट कितना जाएगा, 20 से करंट कितना जाएगा I1, यहां से जाएगा करंट कितना I1, फिर यहां से करंट जो है ना कुछ यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और यहां करंट में लिख लेता हूं, यहां से नीचे जो करंट है वो I2 चला जाएगा, मैं मानता हूं नीचे क्या जा रहा है करंट I2। अब करंट I2 जा रहा है इसमें से, चलो करंट I2 यहां जाने दो, तो नीचे बचा हुआ क्या जाएगा, I1 में से I2 इधर चला गया, तो I1 माइनस I2 यहां नीचे जाएगा, समझा, I1 माइनस I2 नीचे जाएगा। कहां जाएगा बेटा मैं बताता हूं, ये हटाओ, नीचे जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है, करंट I1 निकला, नीचे गया, I2 इधर चला गया, इसमें से थोड़ा पार्ट I2 निकल के यहां चला गया, अब बचा जो I1 में से I2 निकल गया तो बचा वो इधर जाएगा, समझ में आ गया। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, I1 माइनस I2, और यहां हमारे पास में इस तरह से सर्किट है जहां पे यहां भी करंट है I1 माइनस I2, और यहां से जाएगा करंट इधर, ये I2 इधर आ जाएगा, I2 और I1 माइनस I2 इधर जाके वापस I1 बना देगा, इस पूरे में I1 है और इस पूरे में इस तरह से। ये मैंने जानबूझ के करंट ऐसे बनाया, यहां से निकालो करंट I1 जाएगा टूटेगा I2 में, और रिमेनिंग क्या है I1 माइनस I2। आप चाहो तो यहाँ I3 लिख सकते थे, लेकिन I3 तो I1 से ही बना है, तो I1 माइनस I2 लिखोगे तो एक इक्वेशन कम हो जाएगी, दो वेरिएबल है तो दो ही इक्वेशन में आंसर आएगा। अब हम इस पहले वाले लूप में A B C D A, ये लूप में हम KVL अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या है A B C D A, इसमें A से B, चलो A से B जाते हैं तो प्लस 80 वोल्ट पे आते हैं। आप याद करें EMF पे अगर हम नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं तो माइनस E लिखते थे, पॉजिटिव पे जंप कर रहे हैं ट्रेसिंग करते वक्त तो प्लस E लिखते हैं, इसीलिए हम यहां से यहां जब जाएंगे तो प्लस 80 पे जंप करेंगे, तो सेल की वैल्यू प्लस 80 वोल्ट। ठीक है, आप हमेशा याद रखो KVL जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल की वैल्यू और IR, रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR, सेल हो तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू और रेजिस्टेंस हो तो उसका करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखो, खत्म। अब यहां पे हम सबसे पहले A से चालू किए, हम गए यहां पर जाने के बाद में हमें प्लस 80 लिख लिया। अब हम आगे जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस दिखा, I1 करंट अकेला नहीं लिखता, इसकी हर एक टर्म वोल्टेज होती है, याद रखिए। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस तो आया, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR लिखो, इसके अक्रॉस करंट कितना I1, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस 20, तो I1 इंटू 20, तो 20 I1 हो गया। अब हम जा रहे हैं ऐसा, करंट भी जा रहा है वैसा ही, तो इसलिए माइनस साइन, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव। उसके बाद हम पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो ए से बी तो हम पहुंच गए, अब बी से सी जाना है, कहां से कहां जाना है, बी से सी, तो बी से सी कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, कोई सेल है क्या, नहीं, तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहां से सी से आगे जाना है, सी से डी जाना है, सी से डी जाना है, तो हमें मिलेगा ये एक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है वो 40 का है, तो रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस करंट कितना है I2, तो 40 इंटू I2, समझ में आ गया। तो 40 इंटू I2, हम भी जा रहे हैं ऐसा, करंट भी जा रहा है ऐसा, तो इसलिए माइनस साइन। फिर यहां से हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आ गए, रेजिस्टेंस के लिखे ना I2 इंटू 40, ऊपर जाएंगे D से A जाएंगे, D से A, बताओ D से A कोई रेजिस्टेंस है, नहीं, कोई सेल है, नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, सारी चीजें लिखी गई, जीरो कर दो इक्वल,
समझ में आ गया? इसको सॉल्व करो, कम ऑन एवरीवन। ये +80 का +80 रखो और ये -20 को ऐसा लिखो माइनस, हाँ तो ठीक है, काम करो, ये सब नेगेटिव वाले को उधर ले लो। 20i1 40i2 इज इक्वल टू -80। अरे -80 उधर, -80 इधर ही रहने दो, सॉरी, हाँ सॉरी, +80 है, इधर ही रहने दो। -20i1 प्लस हो गया, -40i1 प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट, इस लूप में से बनाओ केवीएल। सेकेंड लूप में केवीएल बनाओ, कम ऑन। ये सेकेंड लूप के लिए मैं इधर यूज करता हूं पिंक कलर। डी से हम शुरू करेंगे, सी पे जाएंगे, एफ पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। तो हम अभी भी ऐसी तरह से अप्रोच, मैं हमेशा यही डायरेक्शन घुमाता हूं, ऐसा वाला। तो आपको याद रखना है, डी से सी, सी से एफ, एफ से ई और ई से डी वापस, ऐसा एक में ऐसा, एक में ऐसा, ऐसा नहीं। ये सेम ही क्वेश्चन में आप दो दो का डायरेक्शन नहीं ले सकते, एक में ऐसा, एक में ऐसा, ऐसा नहीं घूम सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे कंसिडरेशन रॉन्ग हो जाएंगे उसमें। तो चलिए हम लिखते हैं, डी से जाएंगे सी, तो एक रेजिस्टेंस दिखा, रेजिस्टेंस क्या, क्रॉस करंट I2 और वोल्ट रेजिस्टेंस 40, तो 40 इंटू I2 आपने लिखा, I इंटू आर लिख लिया। अब हम जा रहे हैं ऐसे, सी, डी से सी जा रहे, करंट आ रहा है ऐसा, तो प्लस में लिखा। अब हम यहां से सी से एफ की बात करो, सी से एफ कोई नहीं है, करंट है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस है क्या, सॉरी रेजिस्टेंस है क्या इसके अक्रॉस, नहीं, सेल है क्या, नहीं, तो सिर्फ करंट नहीं लिखा जाता। यहां पे आओ, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट भी हमारे साथ देखो ऐसे ही आ रहा है। करंट यहां कितना है, I1 माइनस I2 है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। और मुझे बताओ, यहां पे जब हम जा रहे हैं तो हम करंट के साथ जा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन। ओके, हम यहां आ गए। अब हमारे पास सेल है, सेल में 40 में जा रहे हैं, तो +40। अब इसके बाद यहां तो कुछ नहीं है, डी से ई से डी कुछ नहीं है, तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे, ये जो है ना ओपन कर दो, तो +40 I2 माइनस I1 10, माइनस I1 10 को लिखो, -10 I1 -10 I1, माइनस माइनस प्लस और 10, तो +10 I2, ठीक है, और ये +40 भी है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे बेटा यहां पर, कि ये जो 40 I2 है, 10 I2 है, इसको मिला के लिखो 50 I2, समझा ना। 40 I2 एज इट इज लिखा यहां पर, -I1 इंटू 10, तो -10 I1 लिख लिया बेटा, माइनस माइनस प्लस I2 का I2 और ये 10, तो +10 I2 लिखा, और ये +40 जो था इक्वल टू 0, तो +40 इक्वल टू 0 भी लिख लिया। तो यहां हमने 40 और 10 को लिखा 50 I2 -10 I2, सॉरी -10 I1 है, -10 I1 एज इट इज, इन दोनों को मिला के यहाँ 50, दोनों के बीच में प्लस, और ये +40 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करो कि वो ऐसा दिखे, -10 को लिखो +10, तो +50 को लिखोगे -50, और 40 जो है वो हो जाएगा -40, उधर जाएगा, +40 वापस हो जाएगा। अरे पहले तो इसको प्लस लिखो, इसको माइनस लिखो, और इसको माइनस लिखो, फिर उसको उधर लेके जाओ, खत्म, वही किया है मैंने, समझे कि नहीं। तो -40, सॉरी +40। आपको डाउट है तो पहले 40 को उधर ले लो, तो -40, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो +40 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व कर सकते हो दोनों को साथ में। दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोनों को पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20I1 हो जाएगा, -50 इंटू 2 करोगे तो 100I2 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80। अब यही इक्वेशन को लेके आ जाओ इसके साथ में और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिखो यहां पे 20I1 -100I2 इज इक्वल टू 80, है ना, 80 है ना बेटा, हाँ 20 इंटू, हाँ। अब चीजें बहुत आसान हो चुकी है, देखो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये कैंसिल हो गया, 20I1 माइनस 20I1 कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और यहां प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा।
40i2 प्लस 100i2 कितना हो गया बेटा? कम ऑन एवरीवन, 40i2 प्लस 100i2, इसको सॉल्व करना है। कम ऑन, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। 40 और 100 या 140i2 इज इक्वल टू 80 माइनस 80 0, तो i2 की वैल्यू 0 आ गई। अब i2 की वैल्यू किसी एक में 0 करो तो 20i1 इज इक्वल टू 80, तो i1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 80 अपॉन 20, या तो 2 और ये 8, तो 40 एम्पियर। मेरे हिसाब से i1 इज द करंट थ्रू दिस विच इज 20 के अक्रॉस जो करंट है वो है 40, और i2 इज द करंट थ्रू 40 विच इज 0। मेरे हिसाब से ये आ रहा है, और शायद से सेम भी होना चाहिए। हाँ सेम ही है, देखो i1 इज 4 एम्पियर, 4 है, 40 नहीं है। हाँ 0 0 भी तो गया ना, तो 4 एम्पियर बेटा। प्लीज इसका छोटा सा मिस्टेक मत करिएगा ऐसा। और i2 इज, और सेकेंड के अक्रॉस करंट इज 0, इसके अक्रॉस 0 करंट, इसके अक्रॉस 4 एम्पियर करंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट, जैसे यहाँ पे दिखा है, दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट इट। आई होप कि ये सारे के सारी चीजें समझी। होमवर्क यही है कि आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज पे डाले हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये पीवाईक्यूज और वन शॉट, ये तीनों चीजें करो बेटा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस समझे तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ये सब समझा है। अब अगले क्लास में हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वन शॉट, व्हिच इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्लास बेटा, मजा आने वाला है। सो कम ऑन, विद दिस सेशन वी आर एंडिंग अप विद अ वेरी हाई जोश। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू। कम ऑन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।